मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है। इसको पहले चैप्टर नंबर 8 बोला जाता था, न्यू सिलेबस के साथ इसको क्या बोलने लगे, चैप्टर नंबर 7, और इसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 7, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्यावरण आखिर होता क्या है, फिर हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है। देखो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यों इजी है इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। एक तो है पर्यावरण से रिलेटेड, यानी कि हम जितने भी जिस वातावरण में रहते हैं, जो भी चीज हमें दिखाई देती है आसपास, जो हमें घेरे रखती है, वो सारा पर्यावरण होता है। तो हमें आसपास की चीज मतलब पर्यावरण के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, और इस चैप्टर के माध्यम से, और प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं जिनका हम उपभोग कर रहे हैं उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। तो इस वजह से चैप्टर बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी जो कि हमारे से ही रिलेटेड होगी, और कहीं ना कहीं हम इस चीज को पहले भी सुन रखे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है आपका पर्यावरण। ठीक है, और जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सारा एनसीईआरटी पे बेस है। ठीक, तो पर्यावरण क्या होता है? हर वो चीज जो हमें चारों ओर से घेरती है उसे पर्यावरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद करके रखना है। हर वो चीज जो हमें चारों ओर से घेरती है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण करते हैं। अर्थात हमारे आसपास के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं, जैसे भूमि, जल, पहाड़, मैदान, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जलवायु इत्यादि। इतने सारे एग्जाम्पल के तौर से मैंने समझाने की कोशिश की है कि पर्यावरण एक्चुअल में होता क्या है। हर वो चीज जो हमें चारों ओर से घेर के रखती है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। ये क्या होते हैं? संसाधन जैसे हमें पता है कि हर वो चीज जो हम उपयोग करते हैं और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन क्या हुए? हर वो संसाधन, हर वो चीज जो प्रकृति हमें देती है, जिसको आदमी नहीं बना सकता। आदमी क्या कर सकता है? उसको उसको मतलब विनिर्माण कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। आदमी बस यही कर सकता है, उसको निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति बना के दी है उसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। यानी कि हर वो चीज जिसका हम उपयोग करते हैं संसाधन कहलाती है, तथा जिस प्रकृति में जो चीज हमें प्रकृति से मिलती है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ियां, फल फूल, जलवायु और प्रकाश इत्यादि। आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक। देखिए, 6 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि पर्यावरण आज के टाइम में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, और इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और हालांकि मैं समझता हूं कि अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आप बहुत ईजी वे में कर लोगे, क्योंकि ये हम सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसमें अगर अपने हिसाब से पॉइंट आपको याद करके रखना, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि पश्चिमी विचारधारा। अच्छा, अब पश्चिमी विचारधारा का क्या रोल है पर्यावरण प्रदूषण में, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। इसको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हूँ। क्यों नहीं दिया हूँ? क्योंकि अगर एक्सप्लेन मैं पूरा करूंगा तो इसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें क्या है, सिर्फ आपको समझाना है। ठीक है, समझा देंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे, तो आप क्या कर लोगे, अगर एक बार भी बुक रीड आउट कर लोगे देन आपको बहुत ही सारी चीज समझ में आ जाएगी, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप बुक भी नहीं रिवाइज करोगे तो भी आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। पश्चिमी विचारधारा क्या होती है? जैसा पश्चिमी विचारधारा यानी कि जो पश्चिम में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी विचारधारा क्या है? जो ईसाई, वहाँ पे ईसाई जो समाज है उनकी विचारधारा क्या है? उनका कहना यह है कि प्रकृति मतलब जो भी विश्व में उपलब्ध है, जो भी इस प्लेनेट पे क्या है उपलब्ध है, वो प्रकृति दी है, जैसे पेड़ पौधे, डीजल इत्यादि बहुत सारी चीज। ठीक है, और इसका उपयोग करने का भी अधिकार दिया है। ठीक है, और प्रकृति दी है, यानी कि भगवान इस चीज को बना रखे हैं, तो क्यों बना रखे हैं? पेड़ हैं तो किस वजह से? हमारे उपभोग करने के लिए है। तो इस वजह से हम जितना ज्यादा इसका उपभोग करेंगे ये हमारे लिए सही रहेगा। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा आप प्रकृति संसाधनों का उपभोग करोगे वैसा ही तो पर्यावरण दूषित होगा। तो ईसाई जो समाज है पश्चिमीकरण में, मतलब पश्चिम में जितने भी ईसाई समाज है उनके धर्म में लिखा हुआ है कि जितनी भी चीजें
प्रकृति देती है हमें, वो क्यों देती है, ताकि हम उसका उपभोग कर सकें। तो इस वजह से जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं उन चीज़ों को, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, और जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पश्चिमी विचारधारा क्या है, जिसकी वजह से पर्यावरण को प्रदूषित हो रहा है। पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। अब इसका क्या रोल है? अब सपोज जैसे जनसंख्या अगर कम रहेगी तो क्या होगा, प्राकृतिक जो संसाधन रहेगा उसका क्या होगा, उपभोग जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो भी उपभोग होगा वो कम होगा, जनसंख्या अगर कम रही तो। लेकिन अगर जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका उपभोग क्या होगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा उपभोग, इस वजह से इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, और जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होगा। जितने ज़्यादा हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होगा। आगे, वनों की कटाई और भूक्षरण। इसका मतलब क्या होता है, वनों की कटाई हम ज़्यादा अगर करेंगे तो इसकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। और भूक्षरण का मतलब क्या होता है कि भूमि का जो कटाव होता है, भूमि का जो कटाव होता है, अगर हम सपोज वनों की कटाई कर दिए तो जो भूमि होती है, जब बारिश होगा तो उसके साथ भूमि बह के चली जाएगी, नदियों में चली जाएगी। तो जब भूमि का क्षरण होगा तो इसकी वजह से भी पर्यावरण को पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है। अच्छा, चौथे की बात करें तो जलवायु प्रदूषण। जैसा कि आप समझते हो कि विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, विभिन्न प्रकार की नाले हैं, जो क्या होता है, नालों के माध्यम से प्रदूषित जो जल होता है वो जाके नदियों में मिल जाता है, और जिसकी वजह से नदियां क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, और ये होता क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नालों को जल्दी ढक के रखा नहीं जाता है। ठीक है, रख के ढका भी जाता है तो उसमें क्या करते हैं, लोगों की जो बेवकूफ़ी होती है उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें नालों के द्वारा बहवा देते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, और जल प्रदूषण की वजह से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, और इसके साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण। जैसा कि आप समझते हो कि एक तो नॉइस पोल्यूशन इसमें होता है कि हम जो स्पीकर पे शादी पार्टी में, अक्सर अगर शादी पार्टी मानी ही नहीं जाएगी जब तक उसमें डीजे ना बजे, और डीजे जब तक लाउड ना हो तब तक मजा ही नहीं आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन पैदा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें वायु प्रदूषण में जो हम जैसे कार वगैरह यूज करते हैं, जितने भी हम बाइक वगैरह यूज करते हैं, तो जितने भी मोटर्स यूज करते हैं उनमें से जो धुएं निकलते हैं वो भी हमारे वायु प्रदूषण में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, नुकसान हो जाता है, और जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। आगे अगर बात करें तो औद्योगिकरण। जैसा कि आपको पता है, औद्योगिकरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे इंडस्ट्रीज होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वो कोयले का यूज करती है ना। अब भट्ठे वगैरह जैसे देखो आप, ईंट पकाने वाले जो भट्ठे होते हैं उनमें लकड़ियों का यूज होता है, कोयले का यूज होता है, तो उसमें क्या है, धुएं निकलते हैं, और जब धुआं निकलेगा तो वो क्या होगा, वो हमारे कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। और ध्वनि प्रदूषण, जैसा कि मैंने बताया कि आवाज़, जैसे आप देखते हो कि एक तो शादी पार्टियों में जो डीजे वगैरह बजता है वो, और दूसरा ये चीज़ है जो सायरन बजाते हैं हम, जैसे हॉर्न मारते हैं ना, तो हॉर्न जब मारते हैं तो वो भी क्या होता है, उससे भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इत्यादि चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। आई होप सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो, ये तो हो समझ लिया हमने कारण जिसकी वजह से वायु प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी कारण हैं इन कारणों को अगर सुधार लिया जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण को बचाए रखना। जो भी पर्यावरण को किस हिसाब से बचाए रख सकते हैं, या फिर पर्यावरण को बचाए रखने के उपाय, इन्हीं में से आंसर मिलेगा। आप देखो अगला टॉपिक इसमें देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जैसे पहला चीज है समग्र चिंतन की आवश्यकता, यानी कि सभी लोगों को इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमें पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। पहली बात तो ये, किसी एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होगा, बल्कि सभी व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा। दूसरा, अभी हमने कारण पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जनसंख्या में वृद्धि। अब देखो इसमें उपाय में क्या है, जनसंख्या में नियंत्रण। ठीक है, तो जनसंख्या में नियंत्रण करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का कम यूज होगा, और जब प्राकृतिक संसाधनों का कम यूज होगा तो जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
दूसरा वन संरक्षण, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है कि वनों की कटाई हो रही थी, तो यहाँ पे क्या है, संरक्षण करके रखना है, ये इसके उपाय हो गए। वन्य जीव संरक्षण, यानी कि वन में रहने वाले जो जीव हैं उनका भी संरक्षण करके रखो, ताकि जो लुटेरे होते हैं, जो मतलब पेड़ वेड़ काट के लेके जाते हैं, तो वो इनके डर से वन में रहने वाले जो लोग हैं, जो जीव हैं, उनके डर से वो मतलब पेड़ों को नहीं काटेंगे, और इसकी वजह से भी क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। तो वन जीवन का संरक्षण। ठीक, आगे अगर बात करते हैं तो उचित तकनीकी का यूज। देखिए, उचित तकनीकी का यूज का मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे जिस चीज की आवश्यकता है उस पे उसी चीज की मतलब उस चीज को लगाया जाए। ठीक है, तो उचित यानी कि सही प्रकार से, तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। अगर हमें पता है यहाँ पे लोहे की आवश्यकता है तो जबरदस्ती वहाँ पे लक्कड़ मत लगाइए। जैसे कि आपको पता है कई सारे जो गेट वगैरह हैं लोहे के जब बन सकते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण नुकसान नहीं हो सकता है, तो आपको क्या जरूरी है कि उस जगह पे आप लक्कड़ का यूज करो, है ना। तो उचित तकनीकी का प्रयोग करोगे जिसकी वजह से पर्यावरण संरक्षण होगा। आगे बात करते हैं जनता को पर्यावरण संबंधित जानकारी देके। अगर लोगों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दिया जाए कि इसकी वजह से ये हार्म होगा, इसकी वजह से ये बीमारियां होगी, अगर आप ऐसा करोगे, पर्यावरण को नुकसान करोगे, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो अगर इनको अच्छी जानकारी देंगे तो ये क्या होंगे कि पर्यावरण को कम से कम दूषित करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा, इसमें देखो ये जो पर्यावरण का मुद्दा है किसी एक देश का नहीं है बल्कि सभी देशों का है। तो इस वजह से क्या है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, यानी कि सभी देशों का सहयोग मिलाकर तभी जाके पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो लिखा है आवश्यकताएं कम करके, जितनी ज़्यादा हमारी आवश्यकता रहेंगी उतनी ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होगा। अगर सपोज जैसे नए नए प्रकार के हम घर बना रहे हैं, आलीशान घर बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, लकड़ का भी यूज होगा। तो लकड़ का यूज होगा तो हम पेड़ों को काटेंगे। ठीक है, और जब पेड़ों को काटेंगे तो जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान होगा। तो इसी वजह से जितनी ज़्यादा हम अपनी कम आवश्यकता करेंगे उतना ही पर्यावरण को हम संरक्षण प्रदान कर पाएंगे। ये दोनों टॉपिक जो है 6 मार्क्स में आते हैं, या उपाय पूछ सकता है या फिर ये मतलब कारण पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें से कोई 6 पॉइंट याद कर लो, जो जो चीज़ मैंने बोला है वो सारा चीज़ भी लिख दोगे तो भी आपके 6 नंबर पक्के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ में आता है साझी संपदा। साझी संपदा क्या होती है, तो साझी का मतलब ही समझ में आता है कि साझा यानी कि पार्टनरशिप में हो, यानी कि वो चीज जो सबकी हो। ठीक है, संपदा का मतलब होता है प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सबकी हो। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो चलिए समझते हैं। विश्व का साझी विरासत से अभिप्राय उस संपदा से है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे साझा नदी, साझा कुआं, साझा चारागाह इत्यादि। जैसे हम देखते हैं कि जो नदी होती है किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं है बल्कि ये पूरे समाज की होती है, और समाज की क्या, कोई भी आकर उसमें नहा सकता है, कोई भी आकर काम कर सकता है। तो साझा नदी, साझा कुआं, कुआं जो होता है वो साझे में होता है, किसी एक का तो होता नहीं है, उसमें विभिन्न लोग मतलब विभिन्न प्रकार के लोग जाते हैं और जो भी जरूरत का मतलब पानी वानी निकालना होता है वो चीज़ निकाल के लाते हैं। चारागाह होता है जहाँ पे पशुओं को छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ें है साझी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि प्राकृतिक ने हमें प्रदान की है। सारी तो प्राकृतिक ही दे रखी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर बात करें तो वो भी साझे में है, यानी कि सबका ही है। जैसे इस तरह कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि इन पे एक देश का कंट्रोल नहीं है। कौन कौन से ऐसी चीज़ है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल जो हो गया, पृथ्वी का जो वायुमंडल हो गया, आकाश हो गया, सूर्य हो गया, वायु हो गया, तो इत्यादि चीज़ें हैं जो क्या है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश का नहीं है बल्कि सबका है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं साझी संपदा है। तो जब साझी संपदा है तो कहीं ना कहीं जब उपयोग सब कर रहे हैं तो उसकी बचाने की जिम्मेदारी भी सबकी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका अगला टॉपिक है, लिखा है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। तो जो हमने साझी चीज पढ़ी है इसकी अलग अलग जिम्मेदारियां क्या होती है इस चीज को समझते हैं। तो लिखा है कि विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि पर्यावरण नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने सोचा पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश की बराबर भूमिका है, यानी कि बराबर जिम्मेदारी है फिर बराबर भूमिका है। लेकिन कुछ का ये मानना है कि जैसे आप देखो तो ये जो हमारा विश्व है, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि गरीब हैं, ऐसे बहुत सारे जो देश है जो कि अमीर हैं, और कुछ ऐसे देश है जो मिडल में आते हैं, ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर। ठीक है, तो अब इनका गरीब जो देश है
गरीब जो देश है, गरीब देशों का क्या कहना है कि जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं? अमीर लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अमीर लोग। तो इस वजह से बचाने की जो जिम्मेदारी है ये अमीरों की ज़्यादा होनी चाहिए मुकाबले गरीबों की। यानी कि इनको बचाए रखने, पर्यावरण को बचाए रखने में अमीरों की भूमिका ज़्यादा होना चाहिए, गरीबों की भूमिका कम होनी चाहिए, क्योंकि इनको डेवलप्ड अभी करना है और इनका क्या डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखा है ना। तो अब देखिए, अब जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो ये लिखा है कि परंतु उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मतभेद है। क्या मतभेद है? उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये जो हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है, उत्तर का जो हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों का तर्क है कि विश्व के सभी देश समान रूप से मिलकर पर्यावरण को बचाएं। यानी कि जो नॉर्थ के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जब हमारा विश्व सबका ही है तो इसको बचाए रखने की भी जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। तो इस वजह से समान रूप से सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाए रखना। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध वाले हैं यानी कि जो साउथ वाले हैं, इनका क्या कहना है? दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, अतः इसे ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी अधिक होनी चाहिए। यानी कि ये जो नीचे वाले लोग हैं, यानी कि विकासशील देश वाले जो लोग हैं, इनका कहना यह है कि जब उत्तरी गोलार्ध वाले यानी कि विकसित जो देश हैं, इन्होंने यूज करके प्राकृतिक का बहुत ज़्यादा यूज करके विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई हैं और जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो जब डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ तो इनको बचाए यानी कि पर्यावरण को बचाए रखने में इनकी भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और हमने मतलब यूज बहुत कम किया है पर्यावरण का, तो इस वजह से हमारी जो भूमिका होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ठीक है। और हमें अवसर मिलना चाहिए कि हम और भी डेवलप हो पाए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है इस चीज़ को देखते हैं। सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया था, यानी कि 1992 में ये जो तर्क है इस चीज़ को मान लिया गया था। और जिसके बाद क्या किया गया था, जिसके बाद अवसर दिया गया था, ये जो नीचे वाले जो देश हैं, ठीक है, इनको अवसर दिया गया था डेवलपमेंट करने के लिए, तथा निर्देश दिया गया था कि जो साझी संपदा है इसमें अलग अलग देशों की अलग अलग भूमिका है। जो विकसित देश है उनकी अलग भूमिका रहेगी और जो विकासशील देश है उनकी अलग भूमिका रहेगी। आई बात समझ में। ये भी जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि साझी संपदा से क्या अभिप्राय है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। प्लस में जो 4 नंबर का क्वेश्चन ये होता है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो ये जो टोटल मिला के नंबर बनता है वो 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, 1990 के दशक में वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, यानी कि वैश्विक का मतलब होता है सबकी, ठीक है, ग्लोबल। तो 1990 के दशक में वैश्विक पर्यावरण से सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से थे। तो जैसा कि पता है कि पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि भी क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसा कि पर्यावरण खराब हुआ, पर्यावरण में हर वो चीज़ आता है। जैसे देखते हो कि आज के टाइम पे क्या है कि अगर गर्मी पड़ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। कभी काल देखते हो कि कई कई जगहों पे बारिश ही नहीं होती, कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। कभी मतलब बिन मौसम बरसात भी होता है। और इसके अलावा जो पहले जो डिवाइड होता था, जो हमारा साल ठंडी गर्मी बरसात में, ठंड गर्म और बरसात में जो डिवाइड होता था, अब वो क्या हो गया, इसका संतुलन चेंज हो गया है। अब बारिश कभी भी हो जाती है, ठीक है। और मतलब जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हमारा मौसम है वो बिल्कुल ही चेंज हो रखा है। और जिसकी वजह से क्या है कि जो कृषि है, कृषि भी अच्छी नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा भूमि का क्षरण होने की वजह से जो कृषि भूमि है ये भी कम होती जा रही है। आगे बात करते हैं, जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहे हैं। जो जलाशय है, पीने योग्य पानी है, उसमें जो इसका स्तर है बहुत तेजी से घट रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि बहुत मतलब जो जल का है, जल को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो फिजूल का यूज़ करते हैं, मतलब बिना वजह के खर्च करते हैं, है ना। और अब देखो पहले क्या होता था, पहले जो पानी होता था हर जगह पे उपलब्ध हुआ करता था, ठीक है। और इसका 1 रुपया भी पे नहीं करना होता था। लेकिन अब देखो हर जगह पे, चाहे वो गांव हो गया चाहे शहर हो गया, अगर आप अपने घर में नहीं हो
तो आपको पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। अगर गांव में हो तो चलो वहाँ पे नल वगैरह मिल जाएगा, लेकिन अगर आप शहर में हो तो पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा, ठीक है। और जो सार्वजनिक जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे तो चलो पानी उपलब्ध हो जाता है। अदरवाइज क्या है कि पानी की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की नीड है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो लोगों की नीड हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो जल है ये हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये इसका जो लेवल है धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक। आगे बात करें, मत्स्य उत्पादन कम हो गया, यानी कि मछलियों का जो उत्पादन था ये भी क्या हो गया, कम हो गया। आगे बात करते हैं, विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पानी के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी तो उपलब्ध है लेकिन साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अब आप लोग के माइंड में एक विचार जा रहा होगा कि 1/3 जो भाग है पृथ्वी पे वो ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट पानी ही पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का लेवल घट रहा है। तो हाँ, क्यों? क्योंकि जो समुद्र है, समुद्र का जो जल है वो क्या है, खारा है, यानी कि इसमें नमक ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो पीने योग्य पानी है उनकी मात्रा कम है, ठीक है। तो इस वजह से पानी का उपयोग सब कम करें, ठीक है। आगे बात करते हैं, साफ सफाई के अभाव से लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, यानी कि 30 लाख जो बच्चे होते हैं वो प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। किसकी वजह से? साफ सफाई के अभाव से, साफ सफाई की कमी से, ठीक है। वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। वनों की कटाई हो रही है जिसकी वजह से वहाँ के जीव जंतु, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका नुकसान हो रहा है, और इसी की वजह से भूमि क्षरण हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है पर्यावरण को भी। ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अब जो ओजोन परत है ये वायुमंडल में है, और ये ऐसी गैसेज हैं जो कि ठंडा, मतलब ठंड वाली गैस है, एक तरीके से बोल लो, जिसका यूज एसी में होता है, फ्रिज में होता है, ठीक है। हर वो चीज़ जो ठंड मतलब गैस होती है ना, उन सब चीज़ों में ओजोन परत का यूज होता है। अब क्या है कि लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका यूज कर रहे हैं। तो अब जब यूज कर रहे हैं तो ओजोन जो लेयर है उसका मतलब गैसेस कम हो रहा है, और जब गैसेस कम हो रहा है जिसकी वजह से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं जो पृथ्वी पे पड़ रही हैं वो क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी पे जब पड़ रही हैं तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से जो वनस्पतियाँ हैं वो भी नष्ट हो जाती है, और इसके अलावा जो लोग हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किन के कारण से हो रहा है? ओजोन परत की वजह से। अच्छा, पहले की बात करें, आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो दोपहर में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है ना। तो ये किन कारणों से हो रहा है? ये इन्हीं सब कारणों से हो रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये कुछ समस्याएं थी 1990 के दशक में वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कराने की कोशिश किया। बाकी इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा, पार्ट 2, इसमें मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि इसका मतलब चैप्टर पूरा ओवर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट होगा उसका पहला ही टॉपिक ये है कि जितनी भी समस्याएं हमने पढ़ा है, इन समस्याओं को लेकर कौन कौन से सम्मेलन किए गए, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से आपको फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट देखिए, उसमें सारी चीज़ अच्छे से समझाई गई है। और इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों में, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।